नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली एस में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हमारे साथ शिवम सर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। सर, मैं थोड़ा इंट्रो दे देना चाहता हूं बच्चों को। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा पहला एपिसोड देखे थे आप ऑलरेडी, कि ये सेशन रखने का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, और जो मेंटोरशिप जैसे फीचर से वंचित हैं। तो उसी गैप को फिल करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं शिवम सर के साथ। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या यूपीएससी के लिए हमें कोचिंग करना जरूरी है, कि उसके बिना भी हम यूपीएससी निकाल सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखिए, जहां तक मैंने यूपीएससी के नोटिस पढ़े हैं, गाइडलाइंस पढ़े हैं, वहां पर तो कहीं पर भी एक लाइन में भी नहीं लिखा है कि भाई कोचिंग नहीं किया है तो हम ना आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपकी रैंक नहीं लगाएंगे फाइनल लिस्ट में। वो कोचिंग करना ना करना एक ऑप्शन है, सबके पास होता है। बहुत सारे मुझे लगता है कंडीशंस हैं, ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर ये बेस होता है कि आप कोचिंग कर रहे हो कि नहीं। उसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि टाइम। टाइम जो होता है सबके पास इक्वल नहीं है। जैसे मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास 1-2 साल का टाइम है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास 4-5 साल का इफरात टाइम है। ऐसे सिचुएशन में जिसके पास टाइम कम है वो यूजुअली कोचिंग्स की तरफ टेंड करता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप उस सिलेबस को समझते हो, पढ़ते हो, ये देखते हो कि यहाँ भी यूपीएससी किस दायरे में क्वेश्चंस बनाता है। इतना सब कुछ खुद से समझने की बात अगर आती है और अगर आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है तो फिर आपको आराम से 1-2 साल लग जाते हैं इस बात को सीरियसली समझने में। और जिसके पास ये टाइम कम है वो इस चीज में टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेजॉरिटी ऑफ द रोल यही होता है कि वो स्टूडेंट्स को इस बेसिस पर गाइड कर सकें कि भाई उनको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस सब्जेक्ट में कितने डेप्थ तक आपको जाना है, किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे हम ट्रेंड के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशन समझाती। दूसरा जो मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो ये है कि मान लो कि आप एक हमेशा से एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हो पढ़ाई में, बाकी चीजों में आप सही हो, लेकिन चूंकि आपने अभी तक किसी जेन्युइन रीजन के कारण पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया था। हो सकता है आपको लगता ना हो कि यार पढ़ाई वढ़ाई से कुछ होना नहीं है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन अब आप ऐसा सोच रहे होगे कि नहीं अब मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। तो आपके अंदर पोटेंशियल तो है, इट्स जस्ट कि आपने अपने बेसिक्स या फिर क्लास 6 से लेके अपने ग्रेजुएशन तक या फिर किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की है, सीरियसली पढ़ाई नहीं की है। तो उन सभी सिचुएशन में जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक आपको पढ़नी होती है, उन सिचुएशंस में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर क्या होगा? फिर तो आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि आप अपने से भी कर सकते हो, टाइम का फैक्टर यहाँ पर भी आता है, बट स्टिल एक मेजर फैक्टर है कि अगर आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हेल्प कर सकती है। हर टॉपिक को वो लोग इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ रहे होगे या फिर आपको नहीं पता होगा वो सारी चीजें आपको इजीली पता चल जाती है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा जो यहाँ पर है वो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई पर्सन है, मान लो कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसके आसपास मेरे फैमिली में कोई भी यूपीएससी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रखता है। मेरे जितने दोस्त यार हैं या तो वो टेक्निकल फील्ड में हैं या कोई बिजनेस कर रहा है, मतलब यहाँ अपने पीयर ग्रुप में कोई भी ऐसा पर्सन ही नहीं है जो कि मुझे यूपीएससी के लिए गाइड कर सके। ऐसे सिचुएशन में भी आपको कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगेन कोचिंग इज लाइक कि वो आपको ना एक रास्ता दिखा देते हैं कि भाई देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज जिससे कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। आप भी अगर उस पर करोगे तो आप भी सही रास्ता अपना सकते हो अपने से भी। बट अगर ये आपको ये डर लग रहा है कि भाई पता नहीं मेरा चुना हुआ रास्ता सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, तो एटलीस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच होने से आपको ये डर नहीं रहता है। वो हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे कि हाँ भाई ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तो इसलिए भी अगर आपके पास कोई सपोर्टिव ग्रुप नहीं है, कोई पीयर ग्रुप नहीं है जो कि यूपीएससी से बिलोंग करता हो, आपको गाइड कर सके, तो उन सिचुएशंस में भी आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अन्यथा अगर ये कंडीशंस आपके साथ नहीं है तो आप इंडिविजुअली भी प्रिपेयर कर सकते हो। यूपीएससी इज नॉट लाइक कि आप बिना कोचिंग के इसको क्लियर नहीं कर सकते। ओके सर, जैसे कि मेरा अगला सवाल था इसी से रिलेटेड, कि हमने देखा है कि अभी इधर बीच ऑफलाइन कोचिंग का उतना रिलेवेंस खत्म हो गया था बीच में, बट ऑनलाइन काफी ज्यादा उभर के आया था कोविड के बाद। तो हमें से बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि ऑफलाइन करना सही होगा कि ऑनलाइन करना सही होगा, या दोनों को ही हम बराबर इक्वली मान सकते हैं आज के टाइम पे? मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब दोनों चीजों के अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। आप बोलोगे सर ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया, बट असल में बात यही है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लो मैं ऐसा समझता हूं कि अभी तक बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन मीडिया को कभी सीरियसली नहीं लिया था।
कोविड का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि हमने इसको ऑनलाइन सेशंस में या फिर ऑनलाइन मीडियाज को हमने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। हम अभी तक इसको केवल इंटरटेनमेंट के पर्पज से यूज करते थे, अब हम एजुकेशनल पर्पज से भी बहुत सीरियसली इसको ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं सिचुएशन में ऑफलाइन गड़बड़ होता है, कहीं कहीं सिचुएशन में ऑनलाइन गड़बड़ होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस, या फिर आपकी इच्छा क्या है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बोलते हो नहीं सर मेरे सामने जब तक टीचर खड़ा नहीं होगा ना तब तक मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर ये परसेप्शन है आपका, तब तो फिर डेफिनेटली आप ऑफलाइन में ही जाओगे, ऑनलाइन के भले ही कितने भी फायदे हों। अगर आप बिल्कुल अड़े हुए हो कि सर मेरे को घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं है, मुझे घर में कोई आके पढ़ा दे या फिर कोई मेरे टीवी स्क्रीन पर, मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ा दे, मुझे पढ़ने से मतलब है बस, तो ये ऑनलाइन वालों के लिए हो जाता है। ऑनलाइन में कुछ फैसिलिटी मुझे लगता है कि एडवांस लेवल पर मिलती है, उसमें से एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप सुबह सुबह सो के उठे, बिल्कुल आपको लगा कि यार 2 घंटे मेरे बच रहे हैं अभी सुबह का, कभी थोड़ा शांत माहौल है, दिमाग भी फ्रेश है, पढ़ लेते हैं। उस टाइम पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो वहां के टीचर आपको आगे पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में आपके ऊपर है, आप कभी भी उन लेक्चर्स को देख सकते हो। सिमिलरली पूरे दिन भर का भी शेड्यूल आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जहां पर आप ज्वाइन कर रहे हो ऑफलाइन में उनके अनुसार। तो एक सबसे बड़ी बात होगी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की। दूसरा मुझे लगता है कि जब आप ऑफलाइन के लिए जाते हो ना तो आपका ट्रैवल टाइम लगता है उसमें, और पहले सीट पर बेंच पर बैठने की होड़ लगती है कि हाँ भाई बैग वैग रख के बहुत सारे लोग रख लेते हैं कि हाँ भाई अपना दोस्त आ रहा है अभी वो यहाँ बैठेगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर होती नहीं है, आप हमेशा सबसे आगे लाइन में बैठे हो तो ऑनलाइन में, तो वो सारी चीजें आपकी बच जाती हैं। आप अगर टीचर को, आपको लगता है कि भाई टीचर जो है ना वो पढ़ा अच्छा रहा है लेकिन थोड़ा धीमा पढ़ा रहा है, मेरे को थोड़ा और इजिली मैं और स्पीड पर ग्रास्प कर सकता हूँ, तो फिर आराम से आप 1.25 1.5 के स्पीड पर लेक्चर्स को देख सकते हो। आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में टीचर को चुप नहीं करा सकते हो कि सर 1 मिनट शांत हो जाओ मैं नोट कर रहा हूँ कुछ। ऑनलाइन में आप ये भी कर सकते हो, आपको सिंपल पॉज बटन दबाना होता है, आपने पॉज किया टीचर शांत हो गया, आपको जो भी चीजें अगर एट द सेम टाइम नोट्स वगैरह बनाने होते हैं तो आप सब कुछ यहाँ पर बना सकते हो। तो इट इज लाइक कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि आप ऑनलाइन में इंजॉय कर सकते हो। ऑफलाइन में कुछ एक अच्छी बातें भी होती है कि भाई आप टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, लेकिन उससे एक बड़ा पंगा ये होता है ना कि टाइम लॉस होता है। मतलब चलो आपका डाउट हुआ, आपके साथ साथ बाकी के 200 250 जो भी लोग बैठे हैं क्लास में, हो सकता है उनका भी लॉस हो, उनके डाउट्स ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बाकी लोगों ने पूछ लिया और वो आपका डाउट ना रहा हो। तो ऐसे टाइम थोड़ा सा लॉस होता है, बट हाँ सीखने को भी मिलता है। तो दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल चॉइसेस कि आप किस सर्कमस्टांस से बिलोंग करते हो या फिर आपका सर्कमस्टांस क्या है अभी सिचुएशन में, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो। जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उन लोगों को तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उन सभी सिचुएशन में उनके लिए ऑनलाइन मीडिया सबसे बेस्ट फॉर्म होता है पढ़ने का। इस तरीके से और भी जो वर्किंग है या फिर जो घर के काम काज में लगे हुए हैं उन सब के लिए ये ऑनलाइन मीडिया आज के टाइम पर तो मुझे लगता है बून है बिल्कुल, कि वो घर बैठे सब कुछ काम आराम से कर सकते हैं। बट सर जैसे कि आपने बोला कि एक डिसएडवांटेज है कि टाइम, जो जर्नी का टाइम लगता है, ट्रेवल का टाइम लगता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने भी एक कोचिंग में किया था, बहुत बड़ी कोचिंग थी जी और आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो 2 घंटे पहले मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ता था कि आगे बैठने के लिए, तो वो खुद में एक टाइम जाता था और आप डाउट भी नहीं पूछ सकते थे। तो मुझे तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा। बट इसको बात करते हुए मैंने कभी अपने ग्रुप में बात किया तो उन्होंने ये हमेशा क्रिटिसाइज किया है कि आप ना जब ऑनलाइन क्लास करते हो तो एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है। आप सोचते हो कि लेक्चर या बाद में भी देख सकते हैं, बट सर मेरा मुझे लगता है कि डिसिप्लिन तो हमें दोनों में चाहिए ना। हम अगर यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं कि हम बाद में लेक्चर देख लेंगे, तो हम वहां भी तो यही सोचेंगे ना कि नहीं मन लग रहा है, बाद में एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे या किसी और बैच में ले लेंगे। तो मुझे लगता है डिसिप्लिन शायद इंपॉर्टेंट है, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। डेफिनेट सी बात है, देखो ये एग्जाम ही ऐसा है कि अगर आप बिना डिसिप्लिन के इस एग्जाम में आते हो ना तो आप कहीं से कोचिंग कर लो, आप लाख कोशिश कर लो, कुछ नहीं होने वाला है अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो। वो ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब इसमें चक्कर ही नहीं है, आपको पढ़ना है और कोई भी आपको ना हर लेवल पर आके स्पून फीडिंग नहीं देगा। तो इसीलिए आपको खुद से स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आपको खुद से इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। तो वो इनिशिएटिव तो दोनों मीडिया में ही लेने पड़ेंगे, वो ऑनलाइन भी हो ऑफलाइन भी हो, दोनों जगहों पर काम करेगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने एक सर्वे किया था अपने ही इंस्टीट्यूट में, और जैसे जो हमारे यहाँ कोर्स लिए थे उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले चुके थे और वहां पे पूरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं किए, वो वहां छोड़ के आए एंड देन अगेन यहाँ पे फीस पे किए, हालांकि उन्होंने पहले कहीं पे किया था अच्छा खासा अमाउंट। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये हम कैसे इंश्योर करें कि कौन सी कोचिंग हमारे लिए बेटर है, क्योंकि मोर एंड लेस सबकी फीस भी सेम है आज के टाइम पे और बहुत सारी कोचिंग्स भी खुली हुई हैं।
तो ये किस पैरामीटर पे हम इंश्योर कर सकते हैं कि कौन सी कोचिंग बेटर है हमारे लिए, कौन सी बेटर है? इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आती है वो है, जो कि हम लोग यूपीएससी के लगभग हर समय पढ़ते हैं उसके अंदर, वो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, उनको पता, आपको पता लगा कि हाँ भी इन्होंने कुछ फीस स्ट्रक्चर में हमें ऐसा बोला था, फिर इनके कुछ हिडन चार्जेस हैं, या फिर वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि कौन सा टीचर आपको पढ़ा रहा है, और या फिर उनसे रूबरू होने का मौका नहीं मिल रहा है। रूबरू होने का मतलब है कि जैसे हम जब अपना ये प्रारंभ फाउंडेशन बैच स्टार्ट करते हैं तो हम खूब सारे सैंपल लेक्चर्स अपडेट कर देते हैं कि भाई तुम देख लो कौन टीचर पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, फर्स्ट यू इंश्योर कि तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं, फिर तुम ज्वाइन करो इस चीज को। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ भी तुम हमने एक प्रॉपर शेड्यूल दे दिया कि ये पूरे साल भर का शेड्यूल है, ये सब्जेक्ट इतने दिन में खत्म हो रहा है। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो कि उसको वे बियॉन्ड खींच देते हैं, मतलब कि 18 महीने 20 महीने में उसको खत्म करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में खत्म करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन का एक और यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है कि जो भी लेक्चर आप ऑनलाइन मीडिया में 2 से ढाई घंटे में देख सकते हो, या 2 घंटे से सवा 2 घंटे में बोलूंगा, वही चीज आपको ऑफलाइन में 3 साढ़े 3 घंटे देना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत बार इंटरेक्शन हो जाता है, बच्चों ने कुछ पूछ लिया, टीचर किसी कहानी में फंस गए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमें सामने देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पर एक तो ट्रांसपेरेंसी अगर मेंटेन है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो वो आप आसानी से समझ सकते हो। दूसरा, नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पर आप देख सकते हो, जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया अभी, कि कितना लंबा स्ट्रेच कोर्स चल रहा है। क्योंकि यूपीएससी ने अगर 1 साल का मौका दिया है तो इट मींस कि डुएबल होगा 1 साल में, और इंस्टीट्यूशन है तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है इस चीज का, तो वो तो और आसानी से करा सकते हैं इस चीज को कि क्या इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ लो। कुछ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन मीडिया में मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि बहुत छोटे ड्यूरेशन में कोर्स वाइंड अप कर देते हैं, जैसे कि मान लो 600-700 घंटे में उन्होंने यूपीएससी पूरा निपटा दिया। तो मुझे लगता है कि जो ऐसा कर रहा है उसके पीछे एक रीजन ये है कि वो बहुत सारा बेसिक्स कवर नहीं कर रहे होंगे। तो आप एक मिडिल पाथ लेके चलो हमेशा। मिडिल पाथ का मतलब ये होता है कि भाई आप ऐसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लो जो कि अप्रोक्सीमेटली 1000-1200 घंटे की क्लासेस ले रहा हो। ये इतनी क्लासेस हैं जो कि सफिशिएंटली 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाती हैं, आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाता है इसमें। साथ ही साथ आपका वो जो बेसिक वाला मुद्दा था जो कि बाकी इंस्टीट्यूशन छोड़ रहे हैं कम पढ़ा के, वो आपका वाइंड अप हो जाता है। तीसरा, इसमें आपको जो ध्यान देना चाहिए कि वो जो भी आप पढ़ रहे हो, वो इंस्टीट्यूशन केवल और केवल इसलिए नहीं आपने ज्वाइन किया क्योंकि आपको पढ़ाई करनी थी, आपको प्रैक्टिस भी करनी थी, उसको समझना भी था, अप्लाई करके भी देखना था। तो आप देखो कि वहां पर प्रैक्टिस के लिए वो लोग क्या कराते हैं, मतलब वो रेगुलर बेसिस पर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं कि नहीं कराते हैं। चौथा जो होता है वो आपका डाउट से रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये है कि आपके मन में अगर डाउट है, आप पढ़ने के बाद आप घर में अपने डाउट्स लेके जा रहे हो या फिर अपने रूम में बैठे हो फिर भी डाउट है, तो ये भी पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा आपका इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने का। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये पहले ही इंश्योर कर लो कि भाई डाउट्स के लिए क्या ले रहे हैं लोग। जैसे कि हमने अपने प्रारंभ में क्या किया है, 3 अलग-अलग लेवल्स पर डाउट डिस्कशंस रखे हैं कि हर लेक्चर के नीचे आपको एक डिस्कशन का पेज मिलता है, आप उस पर डिस्कस कर सकते हो। हमारी जो भी डाउट सॉल्विंग टीम होती है वो आपको रिप्लाई करती है। इसके अलावा वीकेंड्स में हम वापस से एक डाउट डिस्कशन का पूरा सेशन रखते हैं लाइव, जिसमें आप टीचर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उनसे बातचीत कर लेते हो कि हाँ भाई एक हफ्ते में आपकी जो भी बड़े परेशानियां रही थी, जो कि डाउट डिस्कशन में आपने पार्टिसिपेट करके या फिर जो वो डिस्कशन पेज था आप उसमें नहीं लिख सकते थे, तो उन सभी चीजों को आप टीचर से डायरेक्ट बात करके देख सकते हो। इसके अलावा तीसरे लेवल का एक बड़ा डाउट आता है कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर हमारी पकड़ नहीं बन पा रही है, या फिर हमें किसी एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को लेके, या फिर आपकी कोई पर्सनल इश्यूज हैं जो कि आपको पढ़ाई में तंग कर रही है, कोई भी चीज जो कि अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई को इफेक्ट कर रही है, ऐसे सिचुएशन में आपको जरूरत होती है एक मेंटोर की। तो मेंटोर की भी फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल है कि नहीं आप ये देख लो। हमारे यहाँ तीसरा लेवल इसी का होता है कि आप हमें सिंपली, हम एक मेल प्रोवाइड करते हैं, आप उस मेल पर अपनी क्वेरीज जनरेट करते हो और हम आपको कॉल बैक कर लेते हैं उन पर्सन को जो कि ऑलरेडी फाउंडेशन बैच में एनरोल्ड है। तो इस तरीके से अगर वेल डिफाइंड आपका डाउट डिस्कस किया जा रहा है या फिर आपका डाउट रिजॉल्व किया जा रहा है तो भी ये एक पैरामीटर हो सकता है। पांचवा एक पैरामीटर फीस स्ट्रक्चर का भी है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि आराम से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कुछ भी फीस स्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लो कि वर्थ है क्या वहां पर। अगर वर्थ नहीं है या फिर आपको लगता है कि वही सेम चीज कोई आराम से मुझे 1 लाख में भी दे दे रहा है, तो आप वो ज्वाइन कर लो ना। मतलब जरूरी नहीं है कि जहां पर सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वहीं पर आपको जाके ज्वाइन करना है।
इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी कि आप जिससे पढ़ना चाहते हो वो समझ में आ रहा है कि नहीं। यहीं से छठा पॉइंट भी समझ में आता है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। मैंने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है जो कि नाम किसका बहुत बड़ा है, वहां पर जाके उन्होंने एनरोलमेंट ले लिया है, फिर उनको लेक्चर समझ में नहीं आते क्योंकि टीचर उस लेवल पर आके नहीं पढ़ाता है, टीचर ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाता है, या फिर उनका लैंग्वेज उनको नहीं समझ में आता है। तो आप लैंग्वेज का बेसिस भी देखो कि भाई जो सामने टीचर आपको पढ़ा रहा है क्या वो इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा है क्या, या फिर ऐसा लैंग्वेज जो कि आपके समझ में आता हो। तो ये कुछ ऐसे 5-6 पैरामीटर्स मुझे लगते हैं जिससे कोई भी आप इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने में आपको हेल्प कर सकता है कि हाँ ये सारी चीजें अगर मिल रही हैं तो इट मींस कि आप उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हो। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। उसमें आपने पैरामीटर्स बताए कि ये बेसिक फीचर्स तो होने ही चाहिए किसी इंस्टीट्यूट में। तो क्या ये सारे जो फीचर्स हैं क्या हमारे भी प्रारंभ कोर्स में हैं ये? देखो आपने पूछा और मैंने बताने के लिए अगर उसको बता दिया होता तो ये तो सही नहीं होता है। हम किसी चीज को बोलते हैं और कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमने तो इस चीज की पूरी कोशिश की है कि जो हमारा प्रारंभ फाउंडेशन बैच हो उसमें सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का कुछ मोटिव इस तरीके से फुलफिल हो रहा है कि हमने शेड्यूल पहले ही दे रखा है आपको कि पूरे साल भर का शेड्यूल आपके पास है, प्रायर आपको डिफाइन कर दिया गया कि भाई ये टीचर हैं, ये सब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर टाइम पर चलेगा। इसके अलावा ऐसा बहुत सारा सेक्शन है, जैसे मान लो कि हमने दूसरा इसमें पैरामीटर लैंग्वेज का लिया था शायद, तो लैंग्वेज भी हम बहुत इजी लेते हैं। इसके अलावा शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि भाई आपको टीचर से रूबरू होने का मौका मिलता है कि नहीं, तो टीचर से रूबरू होने के लिए हमने बहुत सारे सैंपल लेक्चर्स अपडेट कर दिए कि भाई वहां पर जाओ, सैंपल लेक्चर्स देखो, अगर चीजें समझ में आती है तो ही इसमें एनरोलमेंट लो, वरना कोई इशू नहीं है, आप डेफिनेटली किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जहां पर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वहां जा सकते हो। इसके अलावा बाकी के भी जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हैं, डेफिनेटली हमने पूरी कोशिश की है कि जो हमारा प्रारंभ फाउंडेशन बैच हो उसमें वो डाउट डिस्कशन का थीम हो या फिर लैंग्वेज का थीम हो या फिर टाइमलाइन का थीम हो, वो सभी चीजें इंश्योर होती रहे, प्रॉपर रिवीजन का टाइम उसमें बीच बीच में मिलता रहे, रेगुलर प्रैक्टिस का सेशंस उसमें लिया जाए। तो ये सारी चीजें हमने उसमें इंश्योर की है। एक और चीज इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि बहुत बार क्या होता है कि एक मेजर मुद्दा आता है आंसर राइटिंग का, तो आंसर राइटिंग की भी क्लासेस इसमें अलग से इंक्लूड है, जिससे कि जो ऐसे डाउट्स आते हैं कि भाई इन सब्जेक्ट्स की आंसर राइटिंग कैसे करनी है या कैसे शुरुआत करनी है, कब से करनी है, वो सारी चीजें भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मोटा मोटा हर एक चीज जो कि एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको मिले, वो हमने उसमें पिछले के अपने कितने सालों के एक्सपीरियंसेस से ये जितना भी हमने इसको गेन किया है, उससे हमने जो भी चीजें समझी है कि हाँ ये स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, उन सबको हमने फुलफिल करने की कोशिश की है इसमें। सो सर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के मेरे आंसर दे दिए। आई होप स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक अगेन हम यू, लोग जल्दी ऐसा कुछ सेशन करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।